नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार-ए-ज़िंदगी को लेकर। हर बुधवार एक वादा रहता है कि किरदार-ए-ज़िंदगी में एक नए किरदार के साथ रूबरू होंगी, उनके बारे में बताऊँगी, उनके दुख-सुख, उनकी जीवनी, उनके संघर्ष, उनकी उपलब्धियाँ। आज फिर हाजिर। 155 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, 156वें में हम आज हैं और अच्छा लगता है, आप सभी का साथ मिलता है, आप सभी का सहयोग मिलता है। जो ऊर्जा आप लोगों ने हमें दी है, उसी ऊर्जा के बदौलत हम यहाँ तक बढ़ते-बढ़ते आ पाए हैं। और हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। एक ख़ास शख्सियत से मिलवाने आई हूँ। देखिए कई बार हमने देखा है कि अ, हमारा जो जीवन है, वो रिश्तों के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता है। जीवन में रिश्तों का बहुत गहरा महत्व है और मुझे लगता है कि आपका और हमारा रिश्ता भी एक प्यार के बंधन से बंधा हुआ है और यही कारण है कि आप और हम हर बुधवार शाम 7 बजे साथ होते हैं, हर रविवार शाम 7 बजे साथ होते हैं। ये जो प्यार का बंधन है बड़ा अनमोल है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी हमेशा ये जो रिश्ता है, ये बंधन है, ये अनमोल जो पल है जो हम एक-दूसरे के साथ बिताते हैं वो लगातार बना रहे, ईश्वर की प्रार्थना है। रिश्तों की बात चली है तो मैं आपको बताऊँ एक ख़ास किरदार आज हमारे बीच आए हैं जिन्होंने रिश्तों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, एक ऐसी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है, माँ सरस्वती की कृपा कहिए, जो रिश्तों पर आधारित है और पूरी किताब रिश्तों पर है इसलिए उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड अ, बुक में दर्ज किया गया है उनका नाम और जिस शख्सियत के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप पेशे से अधिवक्ता है यानी कि वकील भी हैं, आप जिरह भी करते हैं, आप अपील भी करते हैं, आप सज़ा भी दिलवाने की कोशिश करते हैं और आप बचाते भी हैं, साथ में आप लेखक भी हैं। जी हाँ, जय किशन जय जी की बात कर रही हूँ, जो खुर्जा से अभी हमारे बीच पधारे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जैसे कि आप सब जानते होंगे जब जैसे ही पोस्टर लॉन्च हुआ होगा, आपने देखा होगा। लेकिन इनकी ख़ास बात है, थोड़ा-सा परिचय मैं इनका देना चाहती हूँ, उसके बाद रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई में इनका नाम दर्ज है और 5 बार इनको ये पुरस्कार मिला है, 3 बार एकल है और 2 साझा है। और वैसे आप हरियाणा से हैं, लेकिन खुर्जा में अभी आप कार्यरत हैं और खुर्जा से ही हमारे साथ इस वक़्त जुड़े। जैसे कि मैंने बता दिया है कि आप अधिवक्ता हैं, साथ ही आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है और किस विषय पर मिला है वो अभी हम थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में और ज़्यादा जान पाएँगे। आप राष्ट्रीय महासचिव भी हैं कपिलेश फाउंडेशन, अदबी एकता काउंसिल खुर्जा, साहित्यकार सेवा समिति के और बहुत सारे जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी आपका बड़ा योगदान है और एक विषय है जो जिस विषय पर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, बात विषय पर। मतलब आपकी पूरी जो किताब है, पूरी कविता है, वो बात पर ही घूमती रहती है, जो आपस में हम और आप बात कर रहे हैं। इस बात का बड़ा जादू है साहब, आज देखेंगे कि क्या जादू है और क्या जादू बिखेरा इन्होंने और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा समय अगर मैं इनके परिचय के बारे में ना लूँ और उनसे रूबरू हूँ, तो उनकी जो पुस्तक है अ, बहुत अच्छी पुस्तक है और मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर उस पुस्तक का लाभ उठाएँ और देखिए बड़े मन से कोई भी व्यक्ति कुछ लिखता है, अगर वो किसी की पुस्तक आई है और वो पुस्तक भी बात के ऊपर है, जो बात हम और आप कर रहे हैं, बात करने का भी एक अनूठा अंदाज़ होता है, जैसा कि मेरा है। लोग बड़े खुश होते हैं, आप भी खुश होइए और आज हम जिस शख्सियत से मिलने आए हैं, बात में बहुत दम है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे ही उनकी पुस्तक बातों-बातों में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। आदरणीय प्रदीप गौतम जी, स्वागत, अभिनंदन।
हमारे साथ दीपमाला जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन और बिना किसी विलंब के मेहमान को हम आमंत्रित करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। जय किशन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी, सभी दर्शकों और आपका अभिनंदन है। बड़ी दिलचस्प पुस्तक आपने बनाई है और उस दिलचस्प पुस्तक को जब पुरस्कृत किया गया तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में हम सबके बीच आया है और उस पुस्तक के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले कार्यक्रम की जैसे हम शुरुआत करते हैं, परिवार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम परिवार से जुड़े हुए हैं और परिवार से हमारा अस्तित्व है। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में बताएं, उसके बाद हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपका पुनः अभिनंदन। मेरे परिवार में मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं जो मेरे साथ ही रहती हैं, मेरी वाइफ है बबीता अग्रवाल, तो मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरे साथ वकालत में ही के पेशे में ही इन्वॉल्व है। उसने डीयूसी किया था, फैकल्टी ऑफ लॉ से पास पास आउट है वो। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो एमबीए है, कैट क्लियर करके, और वो बॉम्बे में एवेंडस कैपिटल में कार्यरत है इस टाइम। कहते हैं हरियाणा की मिट्टी में न सिर्फ ताकत है बल्कि हरियाणा की मिट्टी में बहुत प्रतिभा भी है। बातों बातों में जो पुस्तक आई है और जिस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ है उस पुस्तक का, उससे न सिर्फ आपका कद बढ़ा हुआ है बल्कि आपकी लेखनी को एक नई पहचान मिली है। उसके लिए पूरी टीम की ओर से, हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से बहुत-बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएँ मैं देती हूँ और हमारे दर्शकों की ओर से भी अभिवादन करती हूँ। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि आपका जो फ़ील्ड है वो बिल्कुल अलग है, आप अधिवक्ता हैं पेशे से। जी। और जहाँ पर जुर्म, मुजरिम इनके इर्द-गिर्द, कोर्ट कचहरी के इर्द-गिर्द जब आपका जीवन चलता है, उस बीच लेखनी कैसे आई? या लेखनी पहले आई थी, एडवोकेट आप बाद में बने? हम ज़रूर इसके बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से प्रेरणा मिली लिखने की? पेशे से पहले लिखनी आई। बचपन से ही मुझे कुछ शौक था लिखने का। पढ़ने का भी बहुत शौक था, लिखने का भी बहुत शौक था। मैंने ग्रेजुएशन किया है 1985 में। 84 में मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे एक मित्र की डेथ हो गई थी अचानक से। तो मैं पहली बार शमशान घाट गया था उसके देह संस्कार के लिए। वहाँ पे मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैं वहाँ से लौट के आया तो मेरी ले पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख डाली कागज़ पे। और शायद मेरी वो पहली बार लेखनी चली कविता के लिए। उससे पहले मैं ऐसे वगैरह लिख लेता था, कंपटीशन में हिस्सा लेता था, कॉलेज के उसमें भाग ले लेता था मैं, निबंध वगैरह में लिखता था। तो पहली बार मेरा कविता से रूबरू में इसी तरह से हुआ। और शायद मुझे आज भी वो पंक्तियाँ याद है जो मैंने लिखी थी। कहें तो आप मैं सुना सकता हूँ। जी, ज़रूर, हम तो सुनना चाहेंगे। जी। मैंने लिखा था, मानव यह जीवन क्षण भंगुर, पता नहीं कब दस्तक दे, काल तेरे दरवाजे पर। कितनी मुश्किल से है मानव, मानव रूप है तूने पाया, छोड़ दे मोह तू तोड़ दे बंधन, मानव इनमें तू मत पड़। मानव यह जीवन क्षण भंगुर, पता नहीं कब दस्तक दे, काल तेरे दरवाजे पर। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरे लेखन की शुरुआत हुई थी। बहुत सुंदर और मुझे लगता है कि कहीं न 1980। कहीं वो जो भाव है वो आज भी आपके गले को रूंध रहा है। मैं समझ पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ कि किस तरह से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहली कविता वो भी बिछड़न की। उसके बाद उसके बाद मैं थोड़ा बहुत लिखता रहा। मेरे ख्याल से जब भी मुझे मौका मिला कुछ ना कुछ लिखता रहता था मैं। सन 90 तक लिखा मैंने। फिर फादर ने नौकरी छोड़ दी थी मुझे। फिर मैंने डिग्री बाद में ली, वकालत की। वकालत पहले शुरू कर दी। मैं एक एडवोकेट थे, उनके पास बैठता था, सीए कर रहा था। सीए मैंने छोड़ दी बीच में। फिर मैंने वकालत के पेशे की डिग्री ली। फिर मैं वकील बना। लेकिन सब मेरा उस टाइम पे क्या था कि
मेरी लेखनी बिल्कुल, लेखनी से मेरा कोई नाता नहीं रहा। और राउंड करीब करीब मैंने, फिर मेरी शादी हो गई 1992 में, करीब 2010 तक मैंने कुछ नहीं लिखा। 20 साल के पीरियड में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और मेरी जो डायरी थी, जो पहले पुरानी लिखी हुई थी, वो भी पता नहीं कहाँ खो गई, आई डोंट नो। 2011 में एक मेरे मित्र थे, तो उनकी किताब का मैंने विमोचन कराया था। तो उनकी किताब के बारे में पहली बार मैं मंच पे गया, उनकी किताब के बारे में मैंने बोला, तो मुझसे बोले, तुम लिख सकते हो, बहुत अच्छा, लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा सर टाइम नहीं मिलता। बोले हमें टाइम नहीं मिलता, हम भी तो लिखते हैं, आप भी कोशिश करो। तो मैंने अच्छा चलो कोशिश करते हैं। बस उन्होंने कहा, हमने फिर दोबारा लिखना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा लिखा, पुरानी पुरानी जो चीज़ें थी वो याद कर करके दोबारा लिखी। फिर लिखता रहा मैं थोड़ा थोड़ा अपनी, जब भी मुझे मौका मिलता था। तो करीब मैंने 100 पोएम्स लिख डाली कोरोना काल तक। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, मैं कभी मंच पे नहीं गया इस पीरियड में। मैं लिख लिख लेता था, कंप्यूटर में रख लेता था उनको। जब कोरोना काल आया, 2 साल में खाली था, मुझको काम तो कुछ था नहीं, क्लाइंट आते नहीं थे। तो वो मेरा, आप साहित्य के हिसाब से गोल्डन पीरियड समझिए, कि मैंने उसी समय में ये किताबें लिखी थी। बात बातों में मैंने, तो उसी टाइम पे जो लिखी हुई किताबें थी वो मैंने उठा उठा के रख दी थी। इस तरह से ये तब किताबें लिखी गई। बात बातों में की भी अपनी एक कहानी है। ये किताब कैसे लिखी गई, इसकी भी अपनी एक कहानी है। कोरोना काल में मेरे एक अंकल हैं, पिता समान, मैं उनके घर चला जाता था। तो उन्होंने मुझे किताब पढ़ने के लिए दी थी। उसमें रोने धोने की बात ज़्यादा थी। तो उन्होंने मुझे जब पढ़ने के लिए दी, तो मुझे शौक तो था पढ़ने का। मैंने पढ़ने के बाद उनसे कहा कि मैंने, अरे किताब तो बहुत अच्छी है, पर इसे कोई पढ़ेगा नहीं। तो बोले क्यों? मैंने कि रोने के लिए कौन पढ़ता है, खुशी के लिए सब पढ़ते हैं, रोने के लिए तो कोई नहीं पढ़ेगा। इस किताब को पढ़ने के बाद आंसू आते हो, तो मैंने कि शायद कोई इसे पढ़ेगा नहीं। किताब ऐसी होनी चाहिए खुशी दे, प्रेरणा दे। तो मैंने कि किताब तो हम भी लिखेंगे, पर ऐसी किताब लिखेंगे जो, जिससे कुछ मिलता हो, जिंदगी में कुछ बदलाव आता हो। तो वो मुझसे बोले किस बात पे लिखोगे? मैंने कहा अंकल अभी तो विचार आया, अभी सोचेंगे किस बात पे लिखेंगे। अच्छा कोई तो बात होगी? मैंने कहा नहीं, अभी तो कोई दिमाग में बात नहीं है। बोले कुछ तो बात होगी, किस बात पे लिखोगे? तो वो उन्होंने 4-5 बार जो उससे बात वर्ड कहा, तो मैंने उनसे बस। कहा सर मुझे आइडिया मिल गया, मैं बात पे ही लिखूंगा। मैं घर आया, मैंने पहले छोटी सी पोएम लिखी बात के ऊपर, फिर और बड़ी, धीरे धीरे 25 हो गए, 25 का 50 बंद हो गए। काम तो कुछ था नहीं हमारे पास कोरोना में, हमने धीरे धीरे 100 लिख दी। अब हमें लगा किताब अच्छी खासी तैयार हो गई है। फिर हमारी एक वो बोली बहन है, हमने उनको दे दी, वो लेखिका भी है। मैंने की दीदी इसकी जरा भूमिका लिख दीजिएगा, मैं छुपा के अपने दोस्तों को बंटवा देता हूँ। खैर वो किताब जब उन्होंने पढ़ा तो मुझसे बोली भैया इस किताब को तो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल सकता है। मैंने की कैसे? बोले दुनिया की पहली किताब है जो सिंगल वर्ड पे है। मैंने तो आज तक पढ़ी नहीं है ऐसी किताब, किताब तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो मैंने की फिर मुझे क्या करना होगा? बोले इससे थोड़ा और बढ़ाइए। फिर हमने उसके 200 बंद पूरे किए, और फिर वो हमारे प्रिंटिंग बड़ी। दर्शकों को कुछ सुनाएंगे आप अपनी किताब से? हाँ कुछ सुना सकता हूँ। जी। सबसे पहले सुनाता हूँ। बात सही भी होती है, बात गलत भी होती है। बात सही भी होती है, बात गलत भी होती है, किंतु इंसान सिर्फ मतलब की बात करता है। रोज सही को गलत, गलत को सही कहता है। सच बात तो यह है, अब सही ही गलत लगता है। कभी मुद्दा क्या है समझने हेतु बात होती है, कभी मुद्दों से भटक फालतू की बात होती है, कभी मुद्दों को सुलझाने के लिए बात होती है, कभी मुद्दों को उलझाने के लिए बात होती है। बातों से ही किसी की सोच का पता चलता है, बात से ही ज्ञान की गहराई का पता चलता है, बातों से ही व्यवहारिकता का पता चलता है। किसी का सही सही मूल्यांकन उसकी बातों से ही होता है। अगर द्रौपदी दुर्योधन को कड़वी बात ना कहती, अंधे का पुत्र अंधा ना कहती, अंधे का पुत्र अंधा कह बात कह मजाक न उड़ाती, ना तो अपनों के बीच महाभारत की जंग होती, ना ही भगवत गीता श्री मुख से निकलती।
बात की भी क्या बात है, ना धर्म है ना जात है, जो जैसा करता बात है वैसी ही लगती बात है, भली बुरी बड़ी छोटी खड़ी खोटी खट्टी मीठी, यहाँ तरह तरह के लोग तरह तरह की बात है। ऐसे ऐसे करीब 200 बंद लिखे हुए हैं किताब में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब आपको पहली बार पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है या वहाँ से कोई खबर आई, तो कैसा लगा? क्या आपने कभी सोचा था कि मेरी किताब को इतना बड़ा सम्मान मिल जाएगा? मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में भी ये मेरे लिए। और मैं आपको सही, आपको बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी जो ये साहित्यिक यात्रा, मैं लिखता कभी से रहा हूँ, सही मायने में मेरी साहित्यिक यात्रा 6 दिसंबर 2024 में शुरू हुई, जब मुझे ये पता लगा कि इस किताब को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल सकता है। तो फिर वो किताब पब्लिश भी हुई, 5 जनवरी तक मेरे पास कॉपी भी आ गई, अप्लाई भी हो गया। जब मैंने एप्लीकेशन भी डाल दी तो उन्होंने मुझसे 3 महीने का टाइम ले लिया कि ज्यूरी से चेक करेगी, राइटर से चेक कराएगी, वो कराएगी वो कराएगी। फिर भी उम्मीद थी, मुझे मुझे मैं आश्वस्त था कि जब किताब नहीं है तो मिलेगा। फिर भी आप ताज्जुब करेंगे, मुझे मार तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखो क्या होता है। मैंने 1-2 बार फ़ोन भी किए, बोले नहीं अभी चल रहा है काम, आपको उम्मीद है मिलेगा, जूरी बैठी हुई है, चेक कर रही है। फिर मैं एक दिन ऐसे ही भगवान, फिर मैंने खाटू श्याम जी जो हमारे, मैं उनको बहुत मानता हूँ, मैं उनकी यात्रा करने के निकलने जा रहा था। सुबह सुबह का बात था, मैंने कि आज खाटू श्याम जी हम तुम्हारी यात्रा पे आ रहे हैं, तो उम्मीद है हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा। आप ताज्जुब करेंगे, ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई, मैं गाड़ी में बैठा, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, तभी मेरे पास ईमेल आ गया कि आपकी किताब को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है। मेरी यात्रा वहीं सफल हो गई। तो सब ईश्वर की कृपा है, सब आप लोगों का वो है, शुभकामनाएं हैं कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया। फिर उसका थोड़ी देर में अच्छा खासा समारोह हुआ। मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तो, वो तो जानते भी नहीं थे कि मैं लिखता हूँ सही सही माने में। वो तो सोचे पापा ऐसे टाइम खराब करते रहते हैं। और अब कैसा लगता है उन्हें? अब अच्छा लगता है। जो वाइफ पहले कतराती थी, अब कहती है हम साथ जाएंगे आपके। अब वो हमें पूरा सहयोग देती है। मैं जब कहीं जाता हूँ बाहर या किसी भी इवेंट्स में जाता हूँ तो वो मेरे साथ जाती है, कंधे से कंधा मिला के आजकल खड़ी है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर तनेजा का एक सवाल है आपके लिए। वो पूछ रही हैं कि आपके घर में आपके अलावा और भी कोई लेखक रहा है कभी? नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे कि अब तो ख़ैर पहले से आप लिख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि लेकिन जो प्रॉपर अगर लिखाई की बात हो, तो वो 2000 कोरोना के समय से चला, जब कोविड-19 में सब अपने-अपने घर में कैद थे। अब चीज़ें बदल गई हैं, अब आपकी व्यस्तता है, आप वकालत भी करते हैं, तो दोनों जगह तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या फिर कैसे मैनेज करते हैं? दिक्कत तो नहीं आती, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। मेरा वैसे शेड्यूल जो है फिक्स रहता है, मेरी जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल फिक्स है। मैं 6 बजे उठता हूँ, 1.5 घंटा मैं अपनी बागवानी करता हूँ, ऊपर मेरा छोटा सा गार्डन है, उसमें पौधे वौधे करता रहता हूँ, चाय पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, 9 सवा 9 बजे ऑफिस में आ जाता हूँ, 5 बजे तक ऑफिस में काम करता हूँ, उठ जाता हूँ, दोस्तों से मिलने चला जाता हूँ, 9 बजे खाना खाता हूँ। मैं सीरियल नहीं देखता टीवी पे कभी भी, या तो न्यूज़ देखता हूँ या आपके यूट्यूब चैनल देखता हूँ, परिचर्चा देख लिया, या इस तरह के प्रोग्राम देखता रहता, जिससे मुझे कुछ गेन होता है। मैंने कभी सीरियल नहीं देखा आज तक, नॉट ए सिंगल। मेरे लिए सिंगल ऐसे, मुझे सीरियल अच्छे नहीं लगते, मुझे समझ में ही नहीं आते अब वो, या उनका जो उनका बेसिक बेस इतना कमजोर है, तो मुझे अच्छे नहीं लगते वो, मैं नहीं देखता उन्हें। समाचार सुन लेता हूँ, परिचार परिचर्चा देख लेता हूँ। उसके बाद वाइफ मेरी सीरियल देखती है, वो बाहर कमरे दूसरे दूसरे रूम में जाकर सीरियल देखती है, मेरे रूम में नहीं देख सकता। मैं, अगर मेरा मन है तो मैंने मोबाइल निकालूंगा, उसी पर कुछ लिख लूंगा, मेरे के दिमाग में कोई आइडिया आ गया तो, नहीं तो सो जाऊंगा। कभी आइडिया ऐसा लिख लेता हूँ, कभी ऐसा होता है आँख बीच में आइडिया आ गया, आँख खुल के नींद नहीं आ रही, तब लिख लेता हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा लिख लेता हूँ। मेरे ख्याल से, मैंने काउंट नहीं किए, पर मेरे ख्याल से
मोर देन 250 पोएम्स मेरे पास है अभी भी, जो मेरी लिखी हुई है। मतलब एक और किताब आ सकती है। नहीं, अभी किताब आएंगी 3। अच्छा। अभी एक किताब मेरी तैयार, 2 तो मेरी छप गई है, अभी तीसरी किताब मेरी तैयार है, चौथी भी तैयार है, पांचवी तो कलेक्शन करना पड़ेगा, तब तक शायद छठी भी हो जाएगी। तो ये जो किताबें आ रही है सब कविता की है या कहानियों की भी है? कोरोना काल की लिखी हुई है सब तकरीबन। कविता की किताब है, तब कविताएं हैं। अभी मैं कविता, मैं एक्चुअली मैं शुरू से बचपन में मेरी आदत थी कि मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ता था ना, तो गाना गा के पढ़ता था। तो मैं अच्छा। मैथमेटिक्स भी पढ़ता था ना, तो मैं गाने की तरह पढ़ता था उसको। मुझे कुछ कविता करने का शौक है, जो जिसमें कविता ना होती उसमें भी कविता करना। तो मेरे से आप देखिए, सब्जेक्ट जो बातों बातों में, ये भी मोटिवेशनल सब्जेक्ट है। तो ऐसी चीजों के ऊपर जो साहित्य जो लिखा गया, वो ज्यादातर गद्य के रूप में लिखा गया, ये मैं प्रयोग करता रहता हूँ। तो ये जो आपकी पुस्तक है बातों बातों में, उसमें जो आपने बात पर और रिश्तों के इर्द गिर्द जो कविता पूरी किताब है, उसमें हर हर बंद पे बात का प्रयोग किया गया है, बात शब्द का। हाँ, बात शब्द है और पूरी बात पे ही आधारित है। बेसिस का वैसे ये है कि वैसे सब वकालत के प्रोफेशन से मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैं बात ही तो करता हूँ, क्लाइंट को बात समझाता हूँ, अपनी कोर्ट में भी अपनी बात ही कहता हूँ। और बात मेरे ख्याल से किसी की भी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। हम और आप भी तो बात ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। आपने मुझसे जुड़ने के लिए बात की, मैंने आपसे जुड़ने के लिए बात की। तो बात बात एक माध्यम है जिससे हम अपनी दिल की भावनाएं पहुंचा सकते हैं। तो बात एक एक्चुअली में क्या था, मुझे बाद में जब मैंने लिख लिया तो खुद मुझे ताज्जुब होगा कि ये कहता इतना इंपॉर्टेंट शब्द वो साहित्यकारों से छूट कैसे गया, इस पे किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। और बात सब शब्द पे इतना बड़ा लिखा जा सकता है कि मेरी किताब छपने के बाद भी मैंने कुछ लोगों को दी, तो मुझसे कह रहे थे भैया इस पर ये और लिखना। तो मैं शायद सेकंड इसका संस्करण लिखूंगा जल्दी, 2029 तक ले आऊंगा, क्योंकि बात का कोई अंत ही नहीं है। और मैंने कुछ नहीं, मैंने कोशिश ये की कि ये बताने की कि बात को समझना कैसे है, बात को करना कैसे है, क्योंकि बात से ही जिंदगी का सार निकलता है, बात से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शायद मेरी वकालत का ये वकालत वकालत का इसमें बहुत वकालत के पेशे का बहुत बड़ा योगदान है। और आप तो ताज्जुब करेंगे कि जैसे मेरे क्लाइंट आते थे ऑफिस में, तो वो मुझसे जब बात करते थे तो मुझे एक 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 बंद तैयार हो जाता था मेरा। उल्टी बात करता तो उल्टी बात पे बंद, और सीधी बात पे बंद। जज साहब को समझ में नहीं आया तो बंद लिख दिया, समझ में आ गया तो बंद लिख दिया। तो ये सब हम लोग आसपास के लोगों से जुड़ी हुई किताब है। एक सवाल है, थोड़ा सा पेचीदा है, जैसे कि आप केस लड़ते होंगे, हाँ, हाँ, पेचीदा केस, उसी तरह हाँ, एक सवाल पेचीदा है आपके लिए। हाँ, हाँ, आ, आप एडवोकेट हैं, आप हाँ, जिरह करते हैं, आप किसी का भी केस लड़ते होंगे, हाँ, आपको पता होता होगा कि सामने वाला दोषी है कि नहीं है, मालूम है, मालूम होता है ना। और हम्म, अगर वो दोषी है तो उसे निर्दोष साबित करना है, अगर वो निर्दोष है तो उसको दोषी साबित करना। तो ये जो इस तरह का जो एक जीवन होता है, अ, एक आम इंसान के लिए जो एक स्मूथ लेखक है या एक सामाजिक व्यक्ति है आपकी तरह, कितना मुश्किल होता है आपको इस तरह के फैसले लेना, या देखिए, प्रोफेशनली सब जायज है? वैसे तो मैं ये सिविल और क्रिमिनल की वकालत नहीं करता हूँ। मैं इनकम टैक्स में वकालत करता हूँ, अपीलेट लेवल का केस करता हूँ। और सब पैसे वाले लोग आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पर टैक्स लगता है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगी, मैंने वकालत में भी अपने सिद्धांत कभी नहीं छोड़े, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर लेकिन लोग सत्य, कहते हैं कि जो झूठ ना बोले वो वकील नहीं। नहीं नहीं, ये आप यही सोच गलत है, ये बिल्कुल सोच गलत है। मैंने आज तक कभी केस हारा नहीं। मेरे हारे हुए केस को भी मुझे जिता दिया गया, इसलिए जिता दिया कि मैं सच बोलता हूं। देखिए, हम जब झूठ बोलते हैं तो क्या सामने वाला बेवकूफ होता, उसे पता नहीं होता मैं झूठ बोल रहा हूं। और अब हम अपनी बिल्कुल अपने केस को बिल्कुल सच की तरह रख देंगे, सर ये स्थिति है। अब आप बताइए क्या कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान जो है, जज भी इंसान ही होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से हम सच से ज्यादा जीत सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, और जब हम एक सच बोल देते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, फिर बिल्कुल मैदान क्लियर होता है। देखिए, आप कोर्ट में सच बोलिए, कोर्ट केस तो फैक्ट्स के हिसाब से ही करेगी ना, डिसीजन जो करेगी वो एविडेंस के हिसाब से करेगी, तो सच को मानने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर। आप कई नेत्र चिकित्सालय के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है, रोटरी क्लब के सदस्य आप रहे हैं, काफ़ी वर्षों से आपका सोशल एक्टिविटी में भी एक अलग पहचान है आपकी। कैसा लगता है आपको जब आप स्कूल जाते हैं या स्कूल के साथ जुड़ते हैं, बच्चों के साथ जुड़ते हैं, वो कैसा महसूस होता है आपको? और रोटरी क्लब में क्या काम होता है? हम जानना चाहेंगे। रोटरी क्लब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो हॉस्पिटल है ये रोटरी क्लब ही चलाता है। रोटरी क्लब ने एक ट्रस्ट बना रखी है उसको संचालन के लिए, चलाता ही रोटरी क्लब ही है। ये रोटरी क्लब का ही, रोटरी क्लब खुर्जा का ही है, और मैं उसका 32 साल से मेंबर हूँ। और हम इसमें जो है, आप ताज्जुब करेंगे, आज भी हम 30 रुपीज लेके पर्चा बना के इलाज कर देते हैं, दवाइयाँ भी अपने पास से दे देते हैं। और अगर कोई गरीब होता है तो हम उससे पैसे भी नहीं लेते, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी फ्री कर देते हैं, खाना पीना भी अपने घर से दे देते हैं। और जो आपका सबसे अच्छा ऑपरेशन, अब मैंने दिल्ली वालों, मेरी साली काफ़ी रिलेटिव रहते हैं मेरे दिल्ली, सबसे अच्छा ऑपरेशन जो आपका दिल्ली में करीब 1 लाख रुपए में होगा, मैं उसे 25,000 खुर्जे में कर देता हूँ, और आपको बिल भी दे दूंगा जो मैंने लेंस डाला है। तो कोशिश कर रहे हैं हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और हमारे यहाँ ये करीब करीब, मोतियाबिंद का, मोतियाबिंद का। हम मोतियाबिंद का, अच्छा। हमारे यहाँ 125 के करीब ओपीडी डेली होती है, और हम एक साल में 1200 के करीब ऑपरेशन कर देते हैं। क्या बात! इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे लोग हैं तभी ये दुनिया चल रही है। हमारे साथ गुप्तेश्वर पुष्कर गुप्तेश्वर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। लिखा है, यूँ मुलाकात पता चलती है, बात-बात में पता चलती है। जी हाँ, बातों-बातों में ही हम बात कर रहे हैं। आपका अभिनंदन है। और इतना सारा काम, सोशल एक्टिविटिस्ट हैं आप, सोशल लोगों के दुखों से जब आप जुड़े हुए रहते हैं या लोगों के दुख के बारे में आपको पता होता है, एक अलग सी भावना इंसान के अंदर जागती है। और शायद कई बार आपकी जो लेखनी है इस वजह से भी चलती है। जब आप व्यथित होते हैं, जब आप उदास होते हैं, जब आप आसपास उस तरह का माहौल देखते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ लिखना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो ऐसी भावना के साथ कौन-सी कविता जन्मी थी आपके द्वारा? मेरी ज़्यादातर कविता तो समाज से रिलेटेड ही है, मोटिवेशनली ही है। हमारे पर्टिकुलरली दर्शकों को कुछ सुनाइए कविता आप। आप 1 मिनट का समय देंगी तो मैं निकालता हूँ। आप सभी से आग्रह है कि आप कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी के साथ की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, और आप सब जब साथ होते हैं, हमारा संबल बढ़ता है। अभी हम इनसे जय किशन जी से कविता सुनेंगे और उनके अनुभवों को हम संजोने की कोशिश कर रहे हैं। जी। देखिए, मैं एक आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी, मुझे अच्छी लगती है। इंसान से डर लगता है, आज सतयुग नहीं कलयुग है, इंसान में इंसान ढूंढना पड़ता है, आज मुझे किसी और से नहीं इंसान से डर लगता है। आज सच झूठ पर भारी पड़ता है, आज सच पर झूठ भारी पड़ता है, सॉरी, आज सच पर झूठ भारी पड़ता है, इंसान कसम खाकर झूठ बोलता है, आज मुझे किसी और से नहीं इंसान से डर लगता है। आज इंसान खुद ही नियम बनाता है, उन्हें फिर खुद ही तोड़ता मरोड़ता है, आज मुझे किसी और से नहीं इंसान से डर लगता है। इंसान आज इंसान लाभ से रिश्ते जोड़ता है, जरूरत पर एक पल में मुंह मोड़ता है, आज मुझे किसी और से नहीं इंसान से डर लगता है। आज इंसान गलती खुद करता है, पर असफलता का दोष दूसरे के सिर मढ़ता है, आज मुझे किसी और से नहीं इंसान से डर लगता है।
ऐसी बहुत सारी लिखी हुई है मेरी, अभी और निकालता हूँ आपके लिए। मुझे एक वर्ड पे लिखने की बहुत आदत है, हमेशा सिंगल वर्ड्स पे लिखता हूँ। तो मैंने एक मैं वर्ड पे एक कविता लिखी थी, मैं सुनाता हूँ आपको। जब जीवन मैं से शुरू हो मैं से खत्म होता है, जब जीवन मैं से शुरू हो मैं से खत्म होता है, सारा जीवन तब मैं मेरा मुझको में कटता है। मैं अकेला ही जीता, सदा अकेला ही जीता है, साथ कोई होता है तो भी दिल से साथ नहीं होता है। मैं होता कुएं का मेंढक, उसकी अपनी दुनिया होती है, जब सारी दुनिया हंसती है तब मैं अपने में सिमटा रहता है। मैं होता है बड़ा हठी, मैं से आगे नहीं बढ़ता है, बस अपनी ही कहता है मैं, किसी और की नहीं सुनता है। मैं के बस दो हाथ हैं होते, मैं कितनों से लड़ सकता है, हम के होते हाथ हजारों, सारे जहां से लड़ सकता है। मैंने ये किया मैंने वो किया, जो कुछ किया मैंने किया, मैं बस यही राग अलापता है, सपनों की दुनिया में जीता है। मैं में छुपा अलगाव भाव, मैं अभिमानी असामाजिक होता है, हम में छुपा समन्वय भाव, सबको सदा साथ लेके चलता है। मैं तो है आधारहीन, सच में एक सपना है, पानी का बुलबुला है मैं, उसे हर हाल में फूटना है। मैं करते रावण हारा, कंस भी हारा बाली भी हारा, फिर मैं क्यों नहीं समझता है, कभी उसकी मैं को भी मिटना है। मैं अज्ञानी की मूर्खता ज्ञानी का अभिमान है, अनंत अजन्मा अविनाशी मैं तो केवल ईश्वर है। बहुत सुंदर। और एक शब्द पर जो आपकी पकड़ है, उस पकड़ से आप बहुत कुछ, ये भी ईश्वरीय देन है। हमारे साथ हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, और हमारे पटल की एक और महत्वपूर्ण कड़ी सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जो अभी अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारे बीच जय किशन जय जी हैं, खुर्जा से पधारे हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एडवोकेट हैं, साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। बातों बातों में एक पुस्तक है जिसमें सिर्फ बात के ऊपर इनकी जो कविताएं हैं वो 201 की हैं, और जिसकी वजह से इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, और हम उनसे रूबरू हैं। जय किशन जी, एक पकड़ है आपकी एक शब्द पर। जिस तरह से मैंने बोला कि बात पर आपने पूरी किताब लिख दी, वैसे ही मैं को लेकर आपने किया। अब अगर टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो आपका है पेशा, उसकी अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी नॉलेज के लिए, कुछ दर्शक हैं शायद लाभान्वित हो जाए हमारे इस बात से। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आप थोड़ी सी ना कर और बचत की जो जानकारी है, मोटा मोटी अगर आप देना चाहें तो उन्हें भी थोड़ा शायद, क्योंकि अभी वो समय आ गया है टैक्स हाँ, भरने का, तो थोड़ी उन्हें भी राहत मिले। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आप चाहते हैं कि कार्यक्रम के माध्यम से दे दें, तो मैं चाहूंगी जरूर हमारे दर्शकों तक आप अपनी बात पहुंचाएं जी। ऐसा है कि पहले अगर आज से कुछ साल पहले तक तो जो हम बचत करते थे LIC में या PPF में या और स्कीम्स में, तो उनका हमको बेनिफिट मिलता था। लेकिन पिछले 1-2 सालों से अब हमें अपनी बचत का कोई भी बेनिफिट टैक्स रेजिस्ट्रेशन में नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप पुरानी स्कीम के तहत अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी जो बेसिक छूट है वो 5 लाख रुपए तक की है, और अगर आप नए मोड में रिटर्न फाइल करेंगे जहाँ अगर छूट नहीं क्लेम करनी तो 7 लाख रुपए है। तो टैक्स ज्यादा आता है बचत को क्लेम करने में। इसलिए बचत करने का कोई, बचत आप अपने लिए कीजिए, इनकम टैक्स के लिए बचत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनकम और टैक्स अगर के टैक्स में रिबेट की जरूरत हो तो वो क्या प्रोसेस है? कोई अब रिबेट है ही नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, बचत पे कोई रिबेट नहीं है। अब तो सीधा सीधा है, 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है आपका, उसके ऊपर टैक्स है। अगर आप LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी छूट क्लेम करते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो आपको टैक्स ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। तो अब तो सीधा सीधा है। आप बिल्कुल अब आपको जो बचत करनी है वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि मुझे रिटर्न कहाँ ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप बचत करें, वो कहती है पैसा मार्केट में खर्च करें, पैसा देश के काम आए, घर में ना रखें उसको।
तो इस पिछले साल तो उन्होंने कहा था कि नई स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी। पूरा नई स्कीम के तहत आप बार करना चाहते हो रजिस्ट्रेशन करा दिया। आपके इस साल उन्होंने ये किया, भाई सब नई स्कीम के तहत आएंगे, अगर पुरानी में करना है तो रजिस्ट्रेशन कराइए। तो बाई डिफॉल्ट तो नई स्कीम आ गई। तो मेरे ख्याल से अब कोई औचित्य, अब इसमें पर्चा बिल्कुल। कर। वैसे क्या आप वैसा कोई अनुभव साझा कर सकते हैं जब आप इस तरह के किसी भी केस को लिया हो और लगा हो कि बड़ा मुश्किल है और मैं कैसे मैनेज करूंगा? कभी कोई पेंच फंसा, कभी कोई ऐसी स्थिति आई आपके लिए जो एक मुश्किल वक्त था और वहां से निकलना बहुत मेहनत का काम था, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि मुझे वैसे मैं बहुत ज्यादा कर्मकांडी तो नहीं हूँ पूजा पाठ में, ईश्वर को बहुत मानता हूँ पर, और ईश्वर की मुझ पर बहुत कृपा रही है। तो करीब आज से मैं 20 साल पहले की घटना बता रहा हूँ आपको। मेरे पास, अच्छा, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में मेरे बारे में ये माना जाता है कि मैं या तो केस लूंगा, अगर मैंने केस ले लिया तो केस जीत गया। तो मैं, तो एक हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने टैक्स लगा दिया एक आदमी पे 20 लाख रुपए करीब, आज 2000 में, सन 2000 में। अब उसने जब हाया तो हम मचाई ऑफिस में, तो शराब के ठेके का केस था। वो वैसे भी थोड़ा सा बाहुबली आदमी होते हैं शराब वाले जो है, ठेके वाले। तो उन्होंने जान छुड़ाने के लिए मुझे फोन कर दिया, भैया इस पर टैक्स लगा दिया, इसे छुड़ा देना। और उन्होंने मेरा पता दे दिया। वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आ गया। मैं उस जमाने में दिल्ली, अच्छा, फर्स्ट अपील वो हार चुका था और ITAT दिल्ली में वो केस फाइल होना था। तो मैंने देखा कि इस केस में जानी नहीं है, क्योंकि वो जो जजमेंट था, वो जो केस था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट था। जब सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग दे देगी किसी केस में तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसे, मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ी ना हूं। मैंने देखा उसे, मैंने उनको फोन भी किया साहब को कि मैंने कहा सर ये सुप्रीम कोर्ट का जब फाइंडिंग का वो है, फाइंडिंग है इसमें, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ये केस तो हारा हुआ है, इसमें कुछ होना ही नहीं है। जाते ही वो हमें डांट और पड़ेगी बेंच की जो है। बोले यार अब वो ये मेरी जान खा रहा है, तुम इसकी अपील फाइल कर दो, होगा जो देखा जाएगा, फिलहाल तो इससे मैं स्टे कर दूंगा। मैं ठीक है फाइल कर देता हूँ, फिर भी मेरी इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि मैं, अब मेरा मानना ये है कि मैं केस हारना नहीं चाहता। अब या तो मैं लूंगा नहीं, और मैंने ले लिया तो मैं हारना नहीं चाहता किसी कीमत पे भी। फिर भी मैंने, फिर मैंने कि और क्या तरीका, ये तो मान नहीं रहे। तो उस जमाने में 20,000 रुपये लेता था। तो मैंने उससे क्लाइंट से ये कहा कि भाई अब ये, मैंने कि ऐसे तो मानेगा नहीं है, इससे मना भी नहीं कर सकता मैं। तो मैंने कि भाई देखो ऐसा है, तुम केस हार जाओगे, मत मत लड़वाओ मुझसे, कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया टैक्स जमा कर दो, मुझे जो फीस दोगे वो टैक्स जमा करने में काम आ जाएगी। बोले नहीं नहीं सर, मुझे पूरा विश्वास है, साहब ने भी यही कहा, आप अपील कर दीजिए और हम केस जीत जाएंगे। तो मैंने उससे ये कहा कि मैं 1 लाख रुपए फीस लूंगा, तुम दोगे? तो आप ताजुब करेंगे, उसने 50,000 की गड्डी निकाली, मुझसे बोला ये सर ये 50,000 ये पकड़िए, और जब जीत जाएंगे तो 50 और दे दूंगा। अब मेरी स्थिति ऐसी कि ना, अब मैं ना करने की स्थिति में नहीं। फिर मैंने उसे ये कहा कि अच्छा, अब मैंने कि मुझे दिल्ली जाना होगा, मुझे हर हालत में 10 बजे कोर्ट में पहुंचना है, खुर्जे से मुझे 2.5 घंटा लगता है, मैं कैसे पहुंचूंगा? सर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको ले जाऊंगा। वो 5-6 बार मैं दिल्ली आया तो 6 बजे वो मेरे घर आ जाता था। वो उसका घर मेरे घर से भी 2.5 किलोमीटर, मतलब 2-2.5 घंटे का रास्ता। एक दिन तो मैंने दरवाजा खोला तो मेरे बाहर सो रहा था दरवाजे पे, बोला सर आप नाराज ना हो जाए, तो मैं जल्दी आ गया था, घड़ी गलत देख के, तो मैं भारी सो गया। फिर वो डेट लगनी शुरू हुई दिल्ली में। अब हमारी हालत खराब, हम हमें डांट ही खानी है कोर्ट से, क्योंकि हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं था, जब जब भी पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था। तो हम, अब जब 2-3 डेट लग गए तो बिल्कुल एक्सपर्ट, हमने बार बार डेट ले ली। तो हमसे जज साहब बोले भाई देखो अंतिम मौका है, अब अगली बार आप रिप्लाई फाइल कर दिए जो करना है, हम आगे आपका, और आप हमारा समय और ना खराब करें। मैं ठीक है, तो हमारे क्लाइंट हमसे बोले सर अब तो जवाब फाइल कर दीजिए इसका, कुछ तो करिए इसमें। तो मैंने कहा भाई मैंने तो उसे पहले ही कहा था केस हारेंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले नहीं सर, कोशिश तो करिए आप। अब उसकी अपनी बात सही थी, हम फीस लिए तो कुछ तो लिख के थे हम कोर्ट को, अभी हमने रिप्लाई फाइल नहीं किया। खैर हम आए, हमने हम अपनी कंप्यूटर में बैठ के सिस्टम पे, हमने चलिए जवाब लिखते हैं। फिर हमने उसके जजमेंट को पढ़ा। तो जैसे कहते हैं ना, मिरेकल होता है कभी कभी।
तो जैसे ही हम उसी दिन हमारे पास एक पोस्टमैन आता है, तभी जब मैं लिख रहा होता हूँ जवाब, तो मुझे एक किताब वो देके जाता है, मेरे पास आती है वीकली मैगजीन आती है, मैगजीन आती है, उस पर एक लाइन लिखी हुई थी, और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो, उसने मुझे रास्ता दिखाया। उस पे लिखा था किसी भी जजमेंट को फॉलो करने से पहले उसको पूरा पढ़िए। तो हमें भी याद आया सुप्रीम कोर्ट का, हमने ये तो देख लिया भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्प किया है, उसने क्या बताया उसके अंदर, लेकिन ये हमने जजमेंट हमने भी नहीं पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही डर लगता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ही कह दिया कि ये नहीं होगा, तो हमें पहली बार ये गाइडलाइंस हमारे दिमाग में आई कि भी सुप्रीम कोर्ट ने किन परिस्थिति में किन फैक्ट्स के ऊपर ये बात कही कि नहीं टैक्स लगेगा। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया सा आया, हमने तुरंत हम सुप्रीम कोर्ट की साइट पर गए, उसके जजमेंट को डाउनलोड किया। 72 पेजेस का जजमेंट था, बड़े छोटे छोटे अक्षरों में। अब हमारे पास अब हमने फिर उसका प्रिंट आउट निकाला, पीडीएफ फॉर्म निकाल के, फिर मैं उसे अपने बेडरूम में ले गया। आपको ताज्जुब हुआ 3 घंटे पढ़ने के बाद, पहले तो कष्ट हुआ मानसिक, 3 घंटे पढ़ने के बाद हमारी वाइफ भी बोली क्या पढ़ रहे हो, मैंने कहा नहीं यार जिंदगी का चैलेंज है सबसे बड़ा, आज पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। 12 बजे जब 12 बजे मेरी आंखों में एकदम चमक आ गई, और मैंने अगले दिन मेरा क्लाइंट आया, मैंने कहा हम इस केस को जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। क्या बात फिर है, कॉन्फिडेंस आ गया आपके अंदर। कॉन्फिडेंस आ गया, और हम सुप्रीम कोर्ट में, फिर हम अपनी कोर्ट में आए दिल्ली में, एक शर्मा शर्मा जज बैठे हुए थे, तो बोले अब वो भी उन्हें पता था इनका कुछ कहने के लिए नहीं है, बोले कहिए क्या कहना है फटाफट कहिए। मैंने कहा सर जल्दी मत ना कीजिए, मैंने कहा सर सिर्फ आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी करिएगा। मैंने कहा सर ये पूरा का पूरा जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट पे है, ये बेस पे है, और सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे केस में लागू नहीं होता है। बोले क्यों, मैंने कहा सर ये लिया, ये रहा केस। तो बोले ये क्यों लागू नहीं होता है, मैंने कहा सर ये 68-69 का केस है, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते 40 साल लग गए, जिसका फैसला सन 2002 में हुआ। तो अभी लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में टाइम लगता है, बिल्कुल हमारी बिल्कुल। सिस्टम ऐसा है। और मैंने कहा सर आपको पता होना चाहिए हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1971 में बना है, हम्म नया वाला, तो ये हम्म एप्लीकेबिलिटी है मेरे केस में। हम्म। जब नए एक्ट के तहत जजमेंट हुआ होता तभी तो एप्लीकेबल होता। सही बात। सेक्शन, और जिस सेक्शन में ये केस है वो ओमिट हो चुका है 92 में। तो उन्होंने जजमेंट जब देखा तो मुझसे बोले यार मैंने 50 जजमेंट एक्सपार्टी कर दिए, सारे धक्के खा रहे, मुझसे आज तक किसी सीनियर एडवोकेट ने भी ये नहीं कहा कि ये जजमेंट एप्लीकेबल नहीं है। बताइए, ये ईश्वर की एक कृपा थी और कृपा आपको थी। हिंट मिला और जिसकी वजह से आप और आपको केस जीत ताज्जुब गए। होगा, मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगा, 2 जजेस थे बेंच में, दोनों अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने कहा सर वकालत ऐसी करनी चाहिए और ऐसे ही पढ़ के तैयारी करके आना चाहिए। और फिर वो मेरा केस पब्लिश हुआ उनकी पत्रिका में, और बहुत लोगों ने फॉलो किया। क्या बात है, क्या बात है। ये भी एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और अच्छा हुआ ये सवाल आया तो हमें आपके अनुभव को सुनने का अवसर मिला। हमारे जो दर्शक हैं जो अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा होगा। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि आगे क्या अनुभव मैं होगा। आपको बताऊं, कभी भी आप एक मेरा अपना एक कोई भी आपके पास समस्या है, चाहे वो केस से रिलेटेड हो या कोई और मैटर हो, तो अब आप मत खोइए, निराश मत होइए, अपनी अपनी किताबों को अपने पेपर्स को ध्यान से दोबारा पढ़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप 3 और 4 बार पढ़ेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर अनुभव और जीवन की ये बड़ी सच्चाई और कितनी धैर्य से धैर्य 72 मत खोइए। का। बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। हमारे दर्शक भी ज़रूर उससे लाभान्वित हुए होंगे। सभी सुन रहे हैं अ, और भविष्य की क्या योजनाएँ हैं आपकी? क्या करना चाहते हैं आप? अब तो अपीलेट वक्त तो मेरा बेटा देखता है, अब तो मैं अपने ऑफिस ही देखता हूँ। मैं बाहर जाना मैंने बंद कर दिया है, अपने ऑफिस से ही देखता हूँ। बेटा मेरा बाकी कोर्ट का काम तो बेटा संभाल लेता है। बड़ा बेटा मेरा बॉम्बे है, अब उसकी शादी है फरवरी में, अभी तो उसका उसमें लगा हुआ हूँ।
करीब 28 साल का है वो, और बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो, एमएनसी कंपनी में काम करता है। बाकी तो अब थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ। बाकी वकालत में अपने, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत केस के मामले में बहुत चूजी हूँ, और मेरे पास सारे खराब केस आते हैं, एक भी ढंग का केस मेरे पास नहीं आता, और मैं खराब केस पे अच्छी। ढंग का केस मतलब? ढंग से मतलब ये है कि सब उलझे हुए केस आते हैं। ओके, मतलब सबको पता है कि मैं उलझे एडवोकेट हुए जय किशन जी सारे उलझे हुए केस को सुलझा देंगे, है ना? हाँ, अब भी मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, जब आपको हाँ, कोई रास्ता ना मिले, तब आप मुझे खटखटाइएगा, क्या शायद बात है। रास्ते निकल जाए। बिल्कुल ईश्वर की कृपा है, और आपके नाम में जय भी है, किशन भी है, तो वो ये नाम की ईश्वर भी की एक कृपा है। ताकत होती है। जी, तो जहाँ जय है वहां तो कभी पराजय हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि किशन है तो वो छलिया है, और ये वो तो शादी भी मेरी मतराई हुई है। लीला शादी भी करने वाले लीलाधर है मतराई हुई किशन। है, शादी भी मेरी। जी, शादी भी मेरी मतराई हुई है। अच्छा। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण की अपार आपके ऊपर उनकी कृपा है, उनकी दृष्टि है, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। सर, कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को? संदेश तो यही है कि जिंदगी से लड़ते रहिए, हार मत मानिए, निराश मत होइए, दुख बांटिए, अपनी खुशियां, दूसरों के दुख बांटिए, अपनी खुशियां बांटिए। और जब आप किसी के दुख बांटेंगे, तभी वो उसको आप अपना बना पाएंगे। और मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, और संघर्ष करते रहिए। कभी किसी के प्रति दुर्भावना मत रखिए। जब आपकी सोच अच्छी होगी, तभी ईश्वर आपके साथ अच्छा करेगा। वकालत में भी बेईमानी मत करिए। देखिए, सच 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 जो होता है वो हमेशा जीतता है। मैनेज मत करिए कभी भी। टैक्स 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 का वकील हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं, ठीक है मेरा काम आपको बचाने का है, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप बेईमानी ना करें। मेरे यहाँ कोई भी केस डिस्प्यूट नहीं होता, मैं तो पूरा टैक्स जमा करा देता हूँ। मेरे पास जितने भी केसेज हैं दूसरे एडवोकेट्स के हैं, जिन्हें मैं फाइट करता हूँ, मेरे अपने केस में किसी में कभी आज तक डिस्प्यूट नहीं हुआ। जो रिटर्न मैंने फाइल कर दिया वो एज इट इज हो जाता है, क्योंकि मैं बेईमानी नहीं ना मैं करता हूँ लाइक, ना मैं करवाता हूँ। मेरे क्लाइंट भी सब अच्छे हैं, खूब टैक्स देते हैं भरपूर। तो मेरे ख्याल से ईमानदारी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। अपना ध्यान रखिए, सबके सब सहयोग करिए सबका। मेरे ख्याल बिल्कुल, से इतना बहुत ही। सही संदेश। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी कारण दुनिया चल रही है, जहाँ पर अच्छे लोग हैं और जो ईमानदारी से काम करते हैं, जैसे कि आप हैं, हमारे दर्शक हैं, और हम सब कहीं न कहीं अपना एक बेहतर नागरिक होने का, जो भारत के नागरिक हैं, कोशिश करते हैं कि एक बेहतर नागरिक बने। और जय किशन जी, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, अपने अनुभवों को आपने साझा किया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम चाहते हैं कि आपके और भी कीर्तिमान बने, हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए किरदार के साथ आऊँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।